हेलो फ्रेंड्स, मनी एंड बैंकिंग अधिकोषण तत्व यूपी बोर्ड क्लास 12। आज हम लोग पढ़ेंगे समाशोधन गृह एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक होती रहे और आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पे जाएं, ऑल प्लेस करें, सारी वीडियो मेरी मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। समाशोधन गृह जिन स्थानों पर साख पत्रों की जांच की जाती है उसे समाशोधन गृह कहते हैं। विश्व में सबसे पहला समाशोधन गृह लंदन में 1775 में स्थापित किया गया था, उसके बाद 1853 में, लेकिन भारत में ये 1920 में आया। और 1920 में इंपीरियल बैंक के द्वारा, यानी भारत में जब इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई ब्रिटिश शासनकाल में, तो उस समय समाशोधन गृह की स्थापना की गई। समाशोधन गृह का कार्य ये है कि बैंकों द्वारा जो भी साख पत्र इशू किए जाते हैं उनकी जांच पड़ताल करना और एक बैंक का दूसरे बैंक के माध्यम से भुगतान प्राप्त करना। वर्तमान में भारत में कुल मिलाकर 868 समाशोधन गृह बैंक हैं, जिसकी जांच रिजर्व बैंक के समाशोधन अधिकारियों द्वारा किया जाता है। और अगर रिजर्व बैंक के अधिकारी यह कार्य नहीं करते हैं तो स्टेट बैंक अपने अधिकारियों को इस कार्य के लिए भेजता है। इस प्रकार बैंक समाशोधन गृह से आशय एक ऐसे संगठन से जो किसी स्थान विशेष पर निर्धारित समय अवधि में किसी क्षेत्र में सदस्य बैंक के आपसी लेन देनों के समाशोधन का कार्य करता है। यानी कहने का क्या मतलब, इसमें लिखा हुआ है कि किसी क्षेत्र में सदस्य बैंकों के आपसी लेन देन। सदस्य बैंक का मतलब ये मान लीजिए कि मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता है और मेरे कस्टमर का खाता पंजाब नेशनल बैंक में है। मैंने अपने कस्टमर को चेक लिखा 2 करोड़ रुपए का और वो गया बैंक। वो बैंक जाने के बाद पीएनबी में अपने बैंक को दिया तो पीएनबी ने उसे डिस्काउंट करा लिया पीएनबी से। पीएनबी क्या करेगा, पीएनबी के समाशोधन गृह का अधिकारी जांच पड़ताल करेगा। जांच के बाद वो पूछेगा मेरे बैंक से कि आपके पास क्या ऐसा कोई कस्टमर है, तो बैंक एसबीआई कहेगा हाँ है, और उसके खाते में कितने पैसे हैं तो वो बताएगा इसके खाते में इतने पैसे हैं, और उन पैसों को वो पंजाब नेशनल बैंक पेमेंट करेगा, जिसका भुगतान बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपनी तरफ से करेगा। परिभाषा प्रोफेसर ताजिक के अनुसार, प्रोफेसर ताजिक ने क्या बताया कि समाशोधन गृह किसी स्थान विशेष में व्यवसाय करने वाले बैंकों का एक सामान्य संगठन है जिसका प्रमुख उद्देश्य चेकों द्वारा निर्मित पारस्परिक दायित्वों का निपटारा या भुगतान करना होता है। यानी प्रोफेसर ताजिक ने बताया कि समाशोधन गृह में हम क्या करते हैं, साख पत्रों का भुगतान करते हैं। यानी बैंकों का दायित्व होता है। दायित्व क्यों होता है, क्योंकि ग्राहक के पैसे जमा होते हैं खाते में, और वही पैसा वो निकालने के लिए बैंक को आदेश देता है। जैसे चेक को हिंदी में धनादेश कहते हैं, मतलब धन के लिए आदेश करना। समाशोधन का महत्व बैंकों के पारस्परिक भुगतान में सरलता। बैंकों के पारस्परिक भुगतान में सरलता से क्या मतलब है कि अब समाशोधन गृह सभी सदस्य एक स्थान पर एकत्र होकर लेन देन का तुरंत हिसाब लगा लेते हैं। इस प्रकार समाशोधन गृह के माध्यम से बैंकों में आपसी लेन देन पारस्परिक भुगतान में सरलता मिलती है, यानी आसानी से हो जाता है। समय एवं व्यय की बचत होती है। समाशोधन गृह में समय एवं व्यय की बचत होती है। मुद्रा के उपयोग में मितव्ययिता आती है। मितव्ययिता का तात्पर्य जब किसी भी लाभ को कम खर्च पे प्राप्त किया जाए तो उसे मितव्ययिता कहा जाता है। तो मुद्रा के भी उपयोग में मितव्ययिता आई। जब साख पत्रों का चलन बढ़ा, साख पत्रों के चलन में ज़्यादा होने से इसके मुद्रा के मितव्ययिता में कमी आई। यानी अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नोटों का निर्गमन कम करना हुआ, तो नोटों के निर्गमन पे जो खर्च हुआ वो खर्च कम हुए, और जब खर्च कम हुए तो मुद्रा में मितव्ययिता आई, उनके खर्चों में कमी आई। जोखिम में कमी से क्या तात्पर्य है, यानी अब अगर हमें मान लीजिए कि मैं जा रहा हूं दिल्ली और मुझे दिल्ली में अपने किसी कस्टमर को 2 करोड़ रुपए का भुगतान करना है, मैं कैश लेके जा रहा हूं तो जान माल की कमी है।
और अगर मैं उसे साख पत्र के माध्यम से भुगतान करता हूँ तो मुझे आने जाने में कोई खतरा नहीं है, यानी जोखिम में कमी आएगी। बैंकों की कार्यक्षमता में वृद्धि। बैंकों की कार्यक्षमता में वृद्धि कैसे होगी? समाशोधन गृह की सुविधा के कारण बैंकों के समय एवं व्यय की बचत होती है, जिसका प्रयोग वे अन्य कार्यों में करके आसानी से कार्यक्षमता में वृद्धि कर सकते हैं, यानी उनकी वर्क एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। वर्क एफिशिएंसी इंक्रीज होने का मतलब ये है कि वो भुगतान, लेन देन या जो भी चीज़ें होती है वो प्रक्रिया जल्दी होती है। चेकों के प्रयोग में वृद्धि। यहाँ पे चेकों के प्रयोग में वृद्धि कह दें या साख पत्रों के प्रयोग में वृद्धि, एक ही चीज़ है। कम नकद कोष की आवश्यकता। साख पत्रों के चलन में होने से और उसकी कार्यप्रणाली बढ़ने से अब लोगों में बैंकों को कम नकद कोष रखने की आवश्यकता होती है। गैर सदस्य बैंकों द्वारा भी सुविधा प्राप्ति। गैर सदस्य बैंक कुछ शुल्क देकर समाशोधन गृह की सुविधा प्राप्त कर सकता है। NBFC जिसको कहते हैं गैर सदस्य बैंक, यानी कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अनुसूची 2 में रहते हैं उसे कहते हैं गैर सदस्य बैंक। जैसे NBFC का फुल फॉर्म होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन, जैसे आपकी होम क्रेडिट, बजाज फिनसर्व या HDB या उत्कर्ष बैंक या बंधन बैंक, फेना बैंक, स्मॉल फाइनेंस कंपनियां। बैंकों के पारस्परिक सहयोग में वृद्धि होती है, यानी अब बैंक एक दूसरे की सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं। क्यों तत्पर रहते हैं? क्योंकि वहाँ पे समाशोधन गृह का अधिकारी बैठा है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का होगा, और जहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नहीं होगा वहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का होगा। अपरिहार्य सेवा। वर्तमान विकसित वाणिज्यिक युग में बैंक व्यवहार बहुत ही बड़ी मात्रा में होते हैं। ऐसी दशा में बैंकों के परस्पर लेन देन बिना समाशोधन गृह के संभव नहीं है, यानी अपरिहार्य सेवा इसे कहते हैं। समाशोधन गृह के दोष। नियमों में एकरूपता का अभाव होता है। नियमों में एकरूपता का अभाव कैसे होगा? मान लीजिए कहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अधिकारी है, कहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अधिकारी है, तो SBI अपने रूल्स को फॉलो कराएगा, RBI अपने रूल्स को फॉलो कराएगा, तो दोनों के कहीं ना कहीं रूल्स एंड रेगुलेशन में थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं। अलग अलग नियंत्रण। RBI का अलग नियंत्रण है, SBI का अलग नियंत्रण है, तो इससे भी प्रॉब्लम आती है। समाशोधन गृहों की अपर्याप्त संख्या। 150 करोड़ की आबादी में आपने अभी पीछे पढ़ा कि हमारे भारत में कुल मिलाकर अब तक सिर्फ 868 समाशोधन गृह है, जबकि शाखाएं ज़्यादा से ज़्यादा है। शाखाएं ज़्यादा हैं, बैंक ज़्यादा है, इसलिए अब RBI ने क्या किया? अब RBI ने बैंकों का विलय शुरू कर दिया। बैंकों के विलय के बाद अब इसका निजीकरण करने की प्रक्रिया भी चलाई जा रही है, जिससे क्या होगा? समाशोधन गृह के कार्य आसानी से होने शुरू हो जाएंगे। कठोर नियम। भारतीय समाशोधन गृहों में सदस्यता प्रदान करने में न्यूनतम प्रदत्त पूंजी आदि से संबंधित विभिन्न कठोर शर्तें एवं नियम हैं, जिसके कारण अनेक बैंक इसकी सहायता से वंचित रह जाते हैं, यानी हर बैंक इस सुविधा का लाभ नहीं ले सकता है। बाह्य चेकों की भुगतान में कठिनाई। बाह्य चेकों की भुगतान में कठिनाई का क्या मतलब है? बाह्य चेकों में भुगतान की कठिनाई का मतलब ये जो हमारे अदर स्टेट से आ रहे हैं, जैसे मैं वाराणसी में रहता हूँ, दिल्ली से कोई चेक आ रहा है अदर स्टेट से, तो उसके भुगतान में थोड़ा समय लगता है। विदेशी समाशोधन गृहों का अभाव। विदेशी समाशोधन गृहों के अभाव में यह पाया गया कि अगर कोई चेक हमारा कोई कस्टमर जो फ्रांस में रहता है, फ्रांस से हमें पेमेंट कर रहा है साख पत्रों के माध्यम से, तो उसके भुगतान का भी अभाव रहता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए समाशोधन गृह नहीं है, बल्कि उसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही उनका भुगतान करेगा। तो ये तो आपने पढ़ा आज समाशोधन गृह के बारे में। हम अपने अगले वीडियो में नए अध्याय, नए सब्जेक्ट के साथ हम मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।